ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। हमारे पास क्या दे रखा है? एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन के जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो बताओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन क्या है? ये एक पीसवाइज फंक्शन है। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है? एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 कब होगा? इफ एक्स हमारा या तो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। और दूसरा क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर हम डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या है हमारा? ऑल रियल नंबर। कैसे? यहां से तुम देखो, अगर x 1 या 1 से छोटे के लिए तो x टू द पावर 10 माइनस 1 डिफाइंड है। 1 या 1 से ग्रेटर के लिए क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर। तो 1 और 1 से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइंड है, 1 और 1 से छोटे के लिए डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। तो कोई नंबर, रियल नंबर लाइन पे कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, सारे नंबर्स आ गए ना। मतलब डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का? ऑल रियल नंबर। तो हम बोलेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। अब देखो फंक्शन डिफाइन कैसे है, इसको समझो एक मिनट के लिए। ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसको हमने 1 लिया। 1 और लेस देन 1, इंक्लूडिंग 1 और 1 से लेस देन के लिए क्या डिफाइंड है? डिफाइंड है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है? ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें कितने केसेस बनाने होंगे? फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें कितने केसेस बनाने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 3 केसेस बनाने होंगे। पहला केस क्या होगा? व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। हमें 3 केसेस पे ना फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी। पहला केस किस पे? जब हमारा x क्या हो? 1 से छोटा हो, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में। और दूसरे केस में क्या? जब हमारा x 1 से ग्रेटर हो, मतलब इस इंटरवल में। और तीसरे केस किस पर? x इज इक्वल्स टू 1 पे। क्यों 1 क्यों लिया हमने? बिकॉज 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ना फंक्शन 1 पे। मतलब 1 से लेफ्ट के लिए तो y का ये वैल्यू x टू द पावर 10 माइनस 1, और 1 से राइट के लिए y का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा, जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में बोलता हूं, फिर से एक बार समझा रहा हूं कि 1 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, बट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर लिया, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर 1 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा ना, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? 1 से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 ये फंक्शन यूज होगा। और 1 पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ये फंक्शन यूज होगा। क्यों? बिकॉज 1 से लेफ्ट के लिए क्या है? ये फंक्शन यूज हो रहा है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, और 1 से राइट के लिए क्या यूज हो रहा है? एक्स स्क्वायर। तो जब x अप्रोच करेगा ना 1 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? x टू द पावर 10 माइनस 1। और व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1 टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बट अगर हमने 1 से छोटा नंबर कोई भी नंबर ले लिया, एनी नंबर विच इज लेस देन 1, मान लो यहां पे जाके एक नंबर ले लिया या और भी बहुत क्लोज ले लिया, तो इस नंबर को मान लो कि हमने c बोल दिया, तो c से लेस के लिए, c से जो लेफ्ट में नंबर होगा वो भी 1 से छोटा होगा, c में जो राइट पे नंबर होगा वो भी 1 से छोटा ही होगा। इसका मतलब कि अगर मुझे c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है या राइट हैंड लिमिट निकालना है तो सेम फंक्शन की यूज हो रही है, x टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैंने कोई भी नंबर लिया विच इज लेस देन 1, तो उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। अगर हमने कोई भी नंबर लिया ग्रेटर देन 1, तो अगेन उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। बिकॉज अगर हमने 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर लिया c, तो उस पर लेफ्ट पे और राइट पे जो नंबर होगा वो भी 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर के लिए सेम ही फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते? जब अगर मान लो कि हमने x इज इक्वल टू अल्फा पे हमें लिमिट चेक करना है, और लेस देन, अगर x अल्फा को अप्रोच करे लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या हो? कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा हो, और x अल्फा को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से तो कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा हो, तब उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बट अगर x अल्फा को अप्रोच करे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से तो सेम ही फंक्शन यूज हो रहा हो, तो फिर हम अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते, हम क्या करते हैं?
डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ 2 4 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेके। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन में। अब इसको क्या करेंगे, डोमेन तो हमने निकाल लिया ऑल रियल नंबर। अब आते हैं केस 1। केस 1 में क्या लेंगे, व्हेन सी मान लिया इज लेस देन 1। अब सी पे हमने मान लिया क्या कि सी जो है हमारा लेस देन 1 है। अब सी पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू सी एंड सी इज लेस देन 1। सॉरी, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। सी तो क्या हमारा 1 से छोटा है तो उस पर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी। सी हमारा 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज है, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सी पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, सी टू द पावर 10 माइनस 1। और यही सी टू द पावर 10 माइनस 1 तो एफ ऑफ सी है। तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला, यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ये हमें पता चल गया। ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नहीं, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या हो गया, सी पर कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन सी। सी क्या हमारा, फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। सी हमारा क्या है, सी हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, फंक्शन को सी पर कंटिन्यूअस कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन 1 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उन सब पे कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा केस 1। सेकेंड केस में क्या आते हैं, इसको मान लेते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में लेते हैं व्हेन सी इज इक्वल्स टू 1। सी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1। अब हमें इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। तो क्या डालेंगे, एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। और फिर क्या हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा ये, 1 टू द पावर 10 माइनस 1। 1 टू द पावर 10 इज 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, 0। अब 1 पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स, ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, सीधे नंबर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें, 0। राइट हैंड लिमिट क्या मिला हमें, 1। इसका क्या मतलब है कि लिमिट डिफाइंड नहीं है। अब जैसे ही लिमिट डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी इज इक्वल्स टू 1, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, 1 माइनस पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पर। ये क्या हमारा 1 माइनस नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर, राइट हैंड लिमिट 1 पे, ये इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 पर फंक्शन क्या हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। अब बच्चों आ जाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या लेंगे, व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1। सी ग्रेटर देन 1 तो उस पर हम लोग क्या लेंगे, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। सॉरी, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है।
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, सी हमारा 1 से ग्रेटर है तो उस पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। ग्रेटर देन 1 के लिए कि ये क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और यही सी स्क्वायर तो एफ ऑफ सी का वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये हमें पता चला। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या हो गया, सी पर कंटिन्यूअस हो गया, तो यहां हमें क्या पता चला, लिमिट दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। सी हमारा कैसा नंबर है, सी हमारा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन। सी हमारा कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, और सी पर हमने क्या कर दिया, फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है सारे नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब 1 से देखो क्या है, 1 पे क्या बोल रहा है, 1 पे बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। 1 से छोटे जितने भी नंबर है उन सारे नंबर पे फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे क्या हमारा फंक्शन फिर कंटिन्यूअस है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1। 1 को छोड़ के फंक्शन क्या है हमारा, 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। हेंस फॉर ऑल गिवन फंक्शन, hence for all given function x is equal to 1 is the point of discontinuity। x is equals to 1, hence for all नहीं, hence for given function x is equals to 1 is the only point of discontinuity। इस गिवन फंक्शन के लिए सिर्फ हमें एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला। कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला, x इज इक्वल्स टू 1 ओनली। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या बोला है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। फिर वही बात है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इज द फंक्शन एफ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 5 के इक्वल है। पॉलिनोमियल फंक्शन है कब, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक्स माइनस 5 के इक्वल है कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर मैंने क्या तुम लोगों को बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर फंक्शन अपने डोमेन की किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर वो क्या हो जाता है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक फंक्शन f तभी कंटिन्यूअस कहलाता है जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। एक भी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, f इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर। हमें क्या करना है कि पूरे रियल नंबर पे चेक करना है कि किस किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन ऑल रियल नंबर की किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर क्या कहलाएगा, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर ये फंक्शन ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस मिल गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बिना देरी किसी देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन में एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा। कब होगा एक्स प्लस 5 के इक्वल, इफ जब x हमारा क्या हो, या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। फिर बोल रहा है ये x माइनस 5 के इक्वल होगा कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो कोई रियल नंबर बचा क्या,
x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो कोई रियल नंबर नहीं बचा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ये तो आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या है, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, ये 1 है, 1 और 1 से छोटे के लिए क्या डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और 1 से ग्रेटर के लिए क्या डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ये डिफाइंड है। ठीक है, तो अब तुम ऐसे देखो, x इज इक्वल टू 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल पड़ेगी, बिकॉज जब x का वैल्यू लेस देन 1 है तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डिफाइंड है, और व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब अगर फिर मैंने बोला कि अगर मैंने 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर लिया तो उसके लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेफ्ट और राइट जो भी नंबर होगा वो तो 1 से छोटा ही होगा, और छोटे के लिए क्या डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी रियल नंबर लिया विच इज लेस देन 1 तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक से अगर हमने कोई भी नंबर लिया विच इज ग्रेटर देन 1 तो उसके लिए भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। सिर्फ 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना होगा, राइट हैंड लिमिट चेक करना होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि हम लोग कितने केसेस बनाएंगे, 3 केसेस बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज जो रियल नंबर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्या, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 3 केसेस बना लेंगे। तीनों केसेस पे क्या करेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये था बच्चों, आ जाओ इस पर, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन गिवन है तो हम लोग केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या लेंगे, केस 1 में हमने इसको बोला कि व्हेन x को हमने क्या बोल दिया c, और c को क्या बोल दिया लेस देन 1। तो इस केस में क्या करेंगे, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिमिट निकालेंगे। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, f ऑफ x क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c। लेस देन 1 के लिए क्या है भाई डिफाइन, लेस देन 1 के लिए देख लो क्या हमारा, लेस देन 1 के लिए x प्लस 5 है, सीधे यहां डाल देंगे x प्लस 5। पॉलिनोमियल फंक्शन है, c पर हमें क्या लिमिट निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधे c को डाल देंगे पॉलिनोमियल फंक्शन में, c प्लस 5, ये क्या हो जाएगा f ऑफ c। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c, c पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है बच्चों, अभी आ रही है बात समझ में कि हमें क्या मिल गया कि फंक्शन जो है लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस मिल गया। कोई बात नहीं है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, व्हेन c इज इक्वल्स टू 1, c का वैल्यू 1 लेंगे। अब 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस लेफ्ट हैंड x 1 से छोटे के लिए क्या डिफाइंड है, x प्लस 5, 1 से बड़े के लिए क्या डिफाइंड है, x माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x प्लस 5, 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x इज टेंडिंग टू, ये क्या होगा x माइनस 5, ये क्या होगा 1 माइनस 5 विच इज माइनस 4। तो इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें यहां से ये पता चला है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। ये आगे बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां से हमें पता चला कि दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। 1 पे फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात आगे समझ में, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड अपना केस मान लिया, इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों आ जाओ थर्ड केस में, केस नंबर 3 में, व्हेन c को हमने मान लिया ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे फिर एक ही लिमिट से काम चल जाएगा, डायरेक्ट लिमिट निकाल ले।
बिकॉज ग्रेटर देन 1 के लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है, x माइनस फाइव विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -4। और यही हमें पता है ना कि 1 माइनस 5 क्या होगा, डेट इज -4, यही तो होगा फंक्शन का 1 पर फंक्शनल वैल्यू। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी, दिस इज c नॉट 1, दिस इज x माइनस, तो c माइनस 5, सॉरी दिस इज c माइनस 5। बच्चों ये नहीं है, सॉरी, दिस इज c माइनस 5, और c माइनस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को तो हम f ऑफ c लिख सकते हैं ना। देख लो ना, अगर हमने यहां पे तुम ऐसे देख लो कि अगर हमने x को c हमने लिया विच इज ग्रेटर देन 1, अगर c जो है हमारा 1 से बड़ा है और हमें f ऑफ फंक्शन का वैल्यू c पर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी में तो डालेंगे, यही इसी फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 5 में ही तो c डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, c पर फंक्शन का वैल्यू c माइनस 5। तो ये c माइनस 5 को हमने f ऑफ c लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ c, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c, फंक्शन क्या हो गया, c पर कंटिन्यूअस हो गया, और c क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, इसको हमने थर्ड मान लिया। अब बच्चों देखो क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है ना फॉर कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x लेस देन 1, 1 से छोटे के लिए क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूअस है, किस पर, 1 पर। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, पहले तो फर्स्ट केस में देख लो क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। सेकंड केस में बोल रहा है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या तात्पर्य हमें मिला, ये मिला कि जो हमारा फंक्शन है 1 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो 1 पर फंक्शन क्या मिल गया हमें, डिसकंटिन्यूअस मिल गया ना, 1 पे तो मिला ना डिसकंटिन्यूअस, 1 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस मिला, फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, तो रियल नंबर के एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस मिल गया। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन क्या होगा हमारा, फिर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो ये जो मैं हर एक क्वेश्चन को जो काफी डिटेल से सॉल्व कर रहा हूं ना, जो ये जो स्टेप्स लिख रहा हूं, ये सेम स्टेप्स आप यूज करोगे अपने एग्जाम में। समझ में आ रही बात, अगर मैं चाहूं तो एक लाइन में आंसर बता दूं, तुम्हें सॉल्व कर दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक लाइन लगेगा, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बट अगर तुम वैसे लिखोगे ना, एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैं स्टेप्स क्यों लिख रहा हूँ, रीजन क्या है लिखने का, ये रीजन है लिखने का कि जब आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो आप भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1, और क्या हो जाएगा, हेंस, या ऑफ क्या हम बोल सकते हैं इसको, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो गया, या फंक्शन इज, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो कंटिन्यूटी की तरफ से बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 ओनली, सिर्फ 1 पे ही हमारा क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। हेंस y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्या हो जाएगा ये, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो हमारा फंक्शन होगा ना, क्या हो जाएगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पे आने से पहले मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हें सॉल्व किया है ना, इसका मैं एक बार ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं।
ठीक है, थोड़ा विजुअल हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जरूर तुम लोगों का 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। ये फंक्शन है ना हमारे पास, क्या बोला है, इज द फंक्शन एफ एक्स को क्या बोला, एक्स प्लस 5 जब वेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 5 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या बोल रहा है ये, इसको तुम ऐसे समझो सेकेंड अप्रोच। सॉल्यूशन 13, यहां देखो बच्चों, सॉल्यूशन 13, इसको ग्राफिकल अप्रोच समझ सकते हो, ग्राफिकल अप्रोच। सॉल्यूशन 13 का ग्राफिकल अप्रोच। ये हमारे पास 13 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्स माइनस 5 कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वाई, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई होगा एक्स प्लस 5 के इक्वल कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और फिर बोल रहा है कि वाई किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस 5 के कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये दोनों है ना स्ट्रेट लाइन। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एक बार x को 0 किया, y हमें 5 मिल गया, एंड एक बार y को 0 किया, तो y को अगर यहाँ पे हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5, तो -5, 0। इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट आ गया। अब इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट निकालते हैं, एक बार x को 0 किया तो y क्या मिल गया हमें -5, एंड y को 0 किया तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 5, 0। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पहले हमने क्या किया, ये तो x इज इक्वल टू लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है ना। तो बट अभी 1 मिनट के लिए इसको हम भूल जाते हैं, इस दोनों को। पहले हम इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या होगा ये 0,5 -5, 0 -5, समथिंग कुछ यहाँ है, तो 0,5 समथिंग यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया -5, 0, दिस इज 0,5। ऐसे हो गया फंक्शन। तो फंक्शन कैसे आएगा, ऐसे फंक्शन का कर्व होगा। ये तो हमारा पास कर रहा है ना -5, 0, 0,5 से, और ये किससे पास कर रहा है, 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5। तो 0, -5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इतनी दूरी पर होगा 0, -5, एंड 5, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो फंक्शन इसका स्ट्रेट लाइन कैसे हमें मिला, ऐसे। थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन रहा है, बट आई होप तुम समझ रहे हो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 5, 0। ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है किसका हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 का, और ये स्ट्रेट लाइन किसका हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 का। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या है, ये बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ये कहां तक डिफाइंड है, 1 या 1 से छोटे के लिए डिफाइंड है। बात को बिल्कुल ध्यान से देखो। तो सबसे पहले 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू निकाला, अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 6 होगा। तो मान लो यहां पे 1 है, ठीक है, तो यहां पे समथिंग 6 होगा। सो इसको मैं ना यहां लिख देता हूं 0,5। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,6। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 0,6। ठीक है, अब यहां पे 1 का वैल्यू क्या है, ये तो 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। बट अगर हम x को इस फंक्शन के y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 पर 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाले, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। तो अगर इसमें हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, 1 प्लस निकाला, fx निकाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 5 विच इज -4। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने फंक्शन को x को 1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ जाएगा, -4 को। मतलब -4 होगा तो नहीं, बट -4 को जाएगा, मतलब ये -4 की ओर जाएगा। तो अब तुम देखो ध्यान से, एक्चुअली ना थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया, इसको एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। ये तो आगे बात समझ में, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो बच्चों। इस कर्व को ना मैं दोबारा बनाता हूँ। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस पे हमें 2 पॉइंट मिल गया 0,5 एंड
एंड -5,0। इस पे हमें 2 पॉइंट मिल गया, 0, -5 एंड 5,0। ये 2 पॉइंट्स मिल गया। अब थोड़ा सा ना वो गंदा बन गया था, यहाँ पे देखो क्लियर। सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो 0,5 समथिंग मान लो यहाँ पे हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग -5। उसके बाद क्या है, 0, -5 यहाँ पे ले लेते हैं एंड 5,0 यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला लाइन की ऐसे पास कर रहा था, दूसरा लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट हो गया 5,0, ये हो गया हमारा 0, -5। ये पॉइंट हो गया हमारा -5,0 और ये पॉइंट हो गया 0,5। ये लाइन किसका हो गया हमारा, ये लाइन हो गया y = x+5 का, और ये लाइन किसका हो गया, y = x-5 का। अब ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट 1, ठीक है। अब 1 पे क्या इसका 6 है, इसका मतलब कि 1 से हम सीधा जाएं तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 1,6। 1 पर है ना 6 वैल्यू, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,6, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 1 पे तो डिफाइंड है नहीं, बट ये क्या है, ग्रेटर देन 1 पे डिफाइंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, बिकॉज ग्रेटर देन 1 डिफाइंड है, तो 1 पर हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं fx का। तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस राइट हैंड लिमिट इसका क्या मिलेगा, x-5। तो ये क्या हो जाएगा, -4। इसका मतलब कि जब हम 1 को, देखो ये 1 है, जब हम 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे ना, तो y किसे अप्रोच करेगा, -4 को अप्रोच करेगा, बट कभी -4 के इक्वल होगा नहीं। तो इसका मतलब कि फंक्शन का जो कर्व है यहां पे होल आ जाएगा। देख लो y जो है, देखो कहां अप्रोच कर रहा है, -4 को अप्रोच कर रहा है, बट कभी -4 होगा नहीं। एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 0,-4, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का भी कर्व कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। देख लो ये समझने की बात है, जब हम 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे ना, तो y देखो कहां जा रहा है, y कहां आ रहा है, ये पॉइंट है ना -4। इस पॉइंट का, इस होल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस होल का कोऑर्डिनेट होगा ना 1, -4। तभी तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -4। y एक्सिस पर है ना ये पॉइंट। तो देखो जैसे ही x हमारा किसे अप्रोच कर रहा है, 1 को राइट हैंड साइड से, y कहां जा रहा है, इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, ठीक है। अभी भी फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट नहीं है। ये जो लाइन है ना x+5, ये लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। तो लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब यहां से यहां तक के क्रॉसपॉन्डिंग क्या करवाया है, ये पूरा करवाया यहां तक, तो यहां तक तो लिखेंगे, ये कर्व हटा देंगे। और ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, मतलब यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है, ये कर्व हट जाएगा। अरे बात समझ में। तो फाइनली हमारे पास कर्व कैसा दिखेगा फंक्शन का, फाइनली हमें कर्व दिखेगा फंक्शन का ऐसा, देखो ये देखो, यहां पे 1 पर ऐसे, यहां पे ये जाएगा, और यहां पे ये होल, ऐसा कर्व दिखेगा ये फंक्शन का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तुम्हें 0,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -5,0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1-4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-4। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y = x-5, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y = x+5। ये हमारा फाइनल फंक्शन का कर्व हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है, दिख रहा है ये कर्व, ये हमारा फाइनल फंक्शन का कर्व हो गया। अब इस कर्व को देख के तुम बताओ फंक्शन हमारा क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1। अब इस कर्व को देखकर बताओ फंक्शन क्या साफ साफ 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना, ये लाइन ऐसे इधर जाएगा और ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगा।
फंक्शन 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कर्व को देख के ही बता सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व। ये जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना कर्व स्केच करके, ये इसलिए बताया कि तुम्हें एक आइडिया हो कि फंक्शन का कर्व हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। सारे फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, बट जैसे लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन सब का कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये तो लीनियर फंक्शन था, बहुत ईजिली हमने फंक्शन के कर्व को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये बात यहाँ पे समझना है कि जो हमारा फंक्शन था, ये जो कर्व है, ये जो y का वैल्यू है, ये क्या हमारा x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। इस बात को समझना है। तो 1 पे हम एग्जैक्ट जाके वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, मतलब 1 पे तो डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि इस फंक्शन का 1 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। राइट हैंड लिमिट निकालने से क्या बेनिफिट हो गया कि हमें यह पता चल गया कि अगर हम x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कराए ना, तो y किसे अप्रोच करेगा, y अप्रोच करेगा -4 को, मतलब इस पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो फिर इसका जो कर्व है इसी पॉइंट से ऐसे ऊपर जाएगा। ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, ये जो पॉइंट है कर्व पर नहीं है। अगर ये पॉइंट हो भी जाता ना कर्व पे, तो भी साफ साफ दिख रहा था फंक्शन क्या हमारा 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, जंप हो गया ना फंक्शन में, ठीक है। और ये कैसा फंक्शन है, नॉन रिमूवेबल फंक्शन है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्यों, बिकॉज फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा है। देख लो 1 पे अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या आएगा हमें 6, और 1 पे अगर तुम राइट हैंड लिमिट लोगे तो क्या आएगा -4। लेफ्ट हैंड लिमिट आया भी था हमारा 1 पे, क्या आया था देख लो, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था 1 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 6 आया था, राइट हैंड लिमिट क्या आया था -4 आया था। आई होप क्लियर हो गया होगा ग्राफ। अगर नहीं समझ में आया तो एज सच जरूरत नहीं है इसके कर्व को एग्जाम में ऐसे नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में कभी सॉल्व करना नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस जेई एडवांस में पूछने लगे तो हर एक गली से, हर एक घर से एक एक बच्चा IITian निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा नहीं जेई मेंस। और बोर्ड में अगर आया, ये तो मैंने एक इनसाइट डेवलप करने के लिए बता दिया, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया तो इस बात को याद रखोगे कि जैसे हमने एक जो प्रोसीजर से सॉल्व किया है ना, ये सारे प्रोसीजर से इतना तुम्हें लिखना होगा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेंगे, इसको याद रखना। अब बच्चों आ जाओ एक क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। इस फंक्शन का भी हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन का डोमेन क्या है, उससे भी पहले क्या है कि फंक्शन बोल क्या रहा है। फंक्शन ये बोल रहा है कि जब x का वैल्यू तुम 0 से 1 के बीच में लो, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, तो जो y है ना वो 3 के इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है y। x अगर हमारा 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, तो y हमारा कांस्टेंट है, 3 के इक्वल है, ठीक है। फिर x हमारा जब 1 से 3 के बीच में, 1 को एक्सक्लूड करना है और 3 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो फिर y अगेन कांस्टेंट है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और व्हेन जब x हमारा 3 से 10 के बीच में है, इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 10, तो अगेन फिर y कांस्टेंट है, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है। तो बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई। हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन के कंटिन्यूटी पर डिस्कस करो। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो ऑल रियल नंबर रट जाते हैं, वो हमेशा बोलेंगे ऑल रियल नंबर, बट इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है। वो देखो कैसे, fx किसके इक्वल है, fx बोल रहा है ना 3 के इक्वल होगा, मीन्स y 3 के इक्वल होगा। कब होगा, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। फिर क्या बोल रहा है, y 4 के इक्वल होगा। कब होगा, जब x हमारा 1 से ग्रेटर हो, 3 से लेस हो। फिर बोल रहा है y 5 के इक्वल होगा। कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, अभी देखते हैं हम लोग, लिखेंगे डोमेन। डोमेन लिखने से पहले एक बार फंक्शन देख लेते हैं। यहां पे फंक्शन क्या लिखा हुआ है, चलो यहां लिखते हैं। 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं और यहां पे 10 लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, तुम बोलोगे कि 1 से लेके 3 के बीच में आपने इतना गैप दिया और 3 से 10 के बीच में फिर सेम ही गैप दिया, तो ये समझने वाली बात है कि पेज की कमी होने के कारण ये समझ लो, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किया है। अब आ जाओ, y यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जब x हमारा क्या होगा, 0 और 1 से बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। ये आगे बात समझ में, y 3 के इक्वल है, देख लो fx इज इक्वल्स टू 3। फिर y किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। y जो हमारा 4 के इक्वल, कब, जब x हमारा 1 से 3 के बीच में होगा, 1 को भी छोड़ दिया
3 को भी छोड़ दे, इसके बीच में है ना, तो फिर y हमारा क्या है 4 के इक्वल है। ठीक है, फिर दूसरे के बाद क्या ले लिया, x हमारा 3 से 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 10, तो फिर y हमारा किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। अब बच्चों तुम इस बात को ध्यान से देखो, फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, y का वैल्यू है नहीं है, ग्रेटर देन 10 के लिए डिफाइंड है नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 0 पर डिफाइंड है बिल्कुल है, 10 पर डिफाइंड है बिल्कुल है, मतलब 10 पे y मिल रहा है ना, 0 पे भी y मिल रहा है, 0 से लेकर 10 के बीच में भी y मिल रहा है, लेस देन 0 पे y नहीं मिल रहा है, ग्रेटर देन 10 पे y नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो फंक्शन का जो डोमेन है ना वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 10 तक, यहीं तक फंक्शन का डोमेन है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 10। देखो यहां पे 1 छूट गया, y इज इक्वल टू 4, यहां 1 छूट गया तो यहां 1 आ गया, फिर यहां 3 छूट गया तो यहां 3 आ गया। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में कोई भी नंबर नहीं छूटा, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 10, तो मतलब कि फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा 0 to 10, ये फंक्शन का डोमेन हो गया पहली बात। अब क्या है कि हमें क्या करना है, इसके कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। तो कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने का ये मतलब हुआ कि हमें ये करना होगा कि देखना होगा कि ये फंक्शन अपने डोमेन के किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना होगा। तो फिर कितने केसेस बनेंगे, पहला केस बनेगा क्या हमारा, पहला केस बनेगा ये आएगा पहले केस में, ये आएगा दूसरे केस में, ये आएगा तीसरे केस में, 3 केस तो इस इंटरवल के बीच में बन गए। चौथा केस बनेगा 1 पर, क्योंकि 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और 5वां केस बनेगा 3 पर, क्यों, बिकॉज 3 पर फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यार ये बात समझ में, तो इतने केसेस बनेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात क्या कि यहां पे एक थोड़ी सी बात समझने वाली है कि फंक्शन जो है ना 0 पर, देखो 0 और 10 पर, 0 पर फंक्शन का क्या एंड पॉइंट है, 10 पर क्या फंक्शन का एंड पॉइंट है, बात को बिल्कुल ध्यान से देखो। तो 0 पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फंक्शन का एंड पॉइंट पे जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ऐसे बोला था ना कि अगर मान लो कि हमारा कोई फंक्शन a से b पर डिफाइंड है, अगर मैंने बोला, ये तुम्हें थ्योरी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर फंक्शन a से b क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, और अगर मैंने बोलूं कि ये एक फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन होगा ना क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और b के बीच में कंटिन्यूअस होगा, a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे कंटिन्यूअस होगा। और a पर फंक्शन क्या होगा, राइट से कंटिन्यूअस होगा, b पर क्या होगा फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा। तो राइट कंटिन्यूअस फ्रॉम a पर राइट कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, एक ये बात हो गई। एंड बी पर फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा, बी माइनस एफ एक्स लेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, या फिर तुम ऐसे ले लो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अगर फंक्शन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए पर राइट से कंटिन्यूअस है, बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस है, और ए और बी के बीच में किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, ए से बी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बता रखा है, ठीक है। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे है। हमें बात को सुनो ध्यान से, करना क्या होगा, 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी फंक्शन की, किससे, राइट से। 10 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी किस, लेफ्ट से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, फिर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी क्योंकि फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, फिर 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, फिर 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी बिकॉज क्या है, फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है, फिर 10 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी लेफ्ट से, बिकॉज 10 के लेफ्ट के लिए डिफाइंड है, राइट के लिए डिफाइंड ही नहीं है, और 0 पे हमें राइट से कंटिन्यूटी चेक करनी होगी बिकॉज 0 पे राइट से डिफाइंड है, लेफ्ट से डिफाइंड नहीं है। तो केस कितने बनेंगे, एक तो 0 पर कंटिन्यूटी राइट से, पहला केस। दूसरा केस हमारा क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में। तीसरा केस क्या हो गया, 1 पे। चौथा केस क्या हो गया, 1 से 3 के बीच में। पांचवा केस क्या हो गया, 3 पर।
6 केस क्या हो गया 3 से 10 के बीच में, 7th केस क्या हो गया 10 पर कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। इतने सारे केस बना के चेक करना होगा, ठीक है बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, नो टेंशन। देखो यहां पे ध्यान से 62 63। अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक लाइन में तो हो जाएगा केस। केस 1, केस 1 को हम क्या बोलेंगे, मतलब 1 पे हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए फ्रॉम द 1 पे हमें 0 पे चाहिए कंटिन्यूटी चाहिए। 0 पे कंटिन्यूटी कहाँ से चाहिए, राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx। तो क्या होगा, 0 प्लस के लिए क्या डिफाइंड है, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, देख लो क्या है 3 है ना, तो ये 3, तो ये हो गया 3 कांस्टेंट है। और यही किसके इक्वल भी है, 0 पे भी है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी 3 है, देख लो देख लो 0 पे भी फंक्शन का वैल्यू 3 है, और अगर हम 0 को राइट से अप्रोच करें तो भी 3 है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। इतना बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी लिखना होगा फ्रॉम द राइट, राइट से फंक्शन 0 पे क्या हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। पहला केस बना लिया। दूसरा केस क्या होगा, जो दूसरा केस होगा वो हम कहां से करेंगे, 0 से 1 के बीच में। फिर लेंगे कि लेट c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, हमने मान लिया, एंड ऑब्वियस सी बात है c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हमने ले लिया, तो 0 से 1 के बीच में तुम कोई भी c उठाओ, ये सब ऑलरेडी क्लियर होगा। 0 से 1 के बीच में कोई भी तुम पॉइंट c उठाओ, तो कोई भी पॉइंट c उठाओगे उसके लिए कौन, एक ही फंक्शन डिफाइंड है, यही है ना, 0 से 1 के बीच में 3 ही डिफाइंड है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c f ऑफ x, ये किसके इक्वल है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c। 0 से 1 के बीच में क्या डिफाइंड है, 3, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 3 के इक्वल। यहाँ पे x है ही नहीं कि c डालें हम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 नहीं f ऑफ c। अगर हमने c कोई भी लिया ना नंबर 0 से 1 के बीच में, तो उस पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, वो भी 3 हो गया, और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, वो भी 3 हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to c पर कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर दैन, फॉर ऑल x या फॉर ऑल c, या फिर ऐसे बोलो फॉर ऑल x, सॉरी, x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 के बीच में जितने भी x है ना, उस पर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। 0 से 1 के बीच में जितने भी x है उस पर फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, देख लो, ठीक है। c हमने लिया था ना 0 से 1 के बीच में, और c पे हमने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी x हैं उस पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं केस 3 में। केस 3 में हमें क्या करना होगा, 1 पर हमें चेक करना होगा। और क्यों, बिकॉज 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन अपने फंक्शन वैल्यू को चेंज कर रहा है, 1 पर फंक्शन टूट रहा है ना, लेस देन 1 के लिए कुछ और डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ और डिफाइंड है। तो हम लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पर, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 1 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स, राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट पे क्या डिफाइंड है 4,
तो ये किसके इक्वल हो गया 4। तो उसका हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एफ एक्स। दिस implies that function is discontinuous at x is equals to 1। फंक्शन 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। 0 पर फंक्शन क्या था, 0 पर कंटिन्यूस था, राइट से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर 0 से 1 के बीच में क्या मिल गया हमें, कंटिन्यूस हो गया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। 1 पर फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, इसको थर्ड मान लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें 63। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो तो लंबी होगी। ये हो गया हमारा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे हो गया। अब 1 और 3 के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस आएगा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 व्हेन सी को हमने क्या बोला, किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में क्या हमारा एक ही फंक्शन डिफाइंड है, y इज इक्वल्स टू 4। तो इस पे कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c f ऑफ x। ये क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c f ऑफ x क्या हमारा 4। ये किसके इक्वल हो गया 4, और यही हो गया f ऑफ c पर लिमिटिंग ये फंक्शनल वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या मिला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। c पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3। 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब आते हैं केस 5 पर। 1 से 3 के बीच में भी देख लिया, अब क्या करना होगा, 1 से 3 के बीच में भी देख लिया, देख लो 1 से 3 के, अब 3 पर देखना होगा। एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर देखेंगे। तो 3 पर देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस 3 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो 3 माइनस के लिए क्या डिफाइंड है, देखना 4 डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा 4। और लिमिट देखते हैं एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस एफ एक्स। 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस एफ एक्स। 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 5 होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया 5। तो यहां से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 4 मिला, राइट हैंड लिमिट 5 मिला। तो हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस एफ एक्स। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। 3 पर फंक्शन क्या हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसे हमने 5th मान लिया। केस 6 बनाना होगा। व्हेन, अब c क्या होगा, 3 से 10 के बीच में। c होगा हमारा जो होगा विच इज ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर होगा, 3 पर चेक कर लिया, और लेस देन 10 होगा। ठीक है, तो फिर इसके बीच में तो क्या है, 3 और 10 के बीच में एक ही फंक्शन डिफाइंड है 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू c एफ एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू c। 3 और 10 के बीच में एक ही फंक्शन डिफाइंड है ना 5, तो हमने इसको 5 ले लिया। ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये इक्वल हो गया 5 के, और यही हमारा एफ ऑफ सी है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, और सी के हमारा 3 से 10 के बीच में है। तो क्या मिला हमें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3 to 10। इसको हमने 6th इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया हमने, 6th। बस लास्ट केस है, वीडियो काफी लंबी हो गई। 64, उसके बाद 65, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब केस 7।
7 पे हम लोग क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का 10 पे लेफ्ट से। तो मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस 10 पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी क्या है, 5 है, तो ये किसके इक्वल मिल गया, 5 के इक्वल मिल गया। और यही तो हमारा एफ ऑफ 10 भी है। तो क्या हमें फाइनल मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 10। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 फ्रॉम द लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। इसको हमने 7th केस मान लिया। अब आ जाओ स्टार्टिंग से हर एक केस देखो। 1 पर फंक्शन क्या हो गया, राइट हैंड साइड 1 पे क्या हो गया फंक्शन, देखो क्या मिला यहाँ पे, यहाँ से देखो 1 पे, सॉरी 1 नहीं 0 पे हमें क्या मिला फंक्शन, फर्स्ट केस में 0 पे हमें क्या मिला फंक्शन, राइट से कंटिन्यूअस मिला। फिर 1 से 3 के बीच में हमें क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला। देख बस हमें वो पॉइंट खोजना है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे हमें राइट से कंटिन्यूअस मिला, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस मिला, 1 पर डिसकंटिन्यूअस मिला, तो एक पॉइंट तो 1 मिल गया। फिर 3 पर डिसकंटिन्यूअस, फिर 1 से 3 के बीच में भी फंक्शन कंटिन्यूअस मिला, फिर 3 पर हमें क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस मिल गया। फिर 3 से 10 के बीच में भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और 10 पर हमें क्या मिल गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो 2 ही पॉइंट है ना डोमेन पे, कितने पॉइंट्स हैं, एक तो 1 और एक 3। 0 पे भी राइट से कंटिन्यूअस है, 10 पे भी लेफ्ट से कंटिन्यूअस है, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, 3 से 10 के बीच में कंटिन्यूअस है, सिर्फ 1 और 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन अपने डोमेन के कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पॉइंट्स पे। और मैंने क्या बोला है कि फंक्शन अपने डोमेन के अगर किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो फाइनली ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या होगा, फंक्शन इज, ऐसे तुम लिखो, कंटिन्यूटी की तरफ से बोलो, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 10। सिर्फ उसमें कौन से 2 पॉइंट हटाने होंगे, 1 and 3, 1 और 3 हटाना होगा। 1 और 3 को हटा दिया तब सारा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। या फिर अगर डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 and 3 ओनली। ऐसे भी लिखोगे आंसर सही हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया कंटिन्यूटी की तरफ से, ये आंसर हो गया डिसकंटिन्यूटी की तरफ से, दोनों लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन क्वेश्चन नंबर सॉल्व। अब